Hello students, in the last class we studied friction and our main focus was on static friction, but today we are going to discuss kinetic friction in detail. So let us start with kinetic friction. Kinetic friction, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होता है और वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे. इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. बट अगर ये इसकी लिमिट के अंदर आता है तो मिल जाएगा फ्रिक्शन, अगर लिमिट से ज्यादा है तो फ्रिक्शन नहीं मिलता. काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब बॉडी स्लाइड करती है. इफ द बॉडी इज स्लाइडिंग, सपोज ये बॉडी मूव कर रही है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि फ्रिक्शन काइनेटिक ही होगा. सपोज इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, तो फ्रिक्शन काइनेटिक है, अंडरस्टूड है. और इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जब बॉडी स्लाइड कर रही है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम बनाए कि बॉडी इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से मूविंग है एंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन टू बी 0.5, the mass of the body is 2 kg, find the stopping distance. That means आपने बॉडी को एक इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया सरफेस पे. Now you have to find the stopping distance, the distance in which the body stops. तो using the kinetic friction we can find the retardation of the body. तो for the retardation first we calculate the friction force. That means Fk is mu k into normal reaction. And this mu k is 0.5, normal reaction is mg. The value of mg, m is 2 kg. For simplicity we put the value of acceleration due to gravity, then it comes out to be 10 Newton. This is Fk, kinetic friction. Now we can find the retardation. F is equal to ma. A आ जाएगा 10 Newton divided by mass, that is 2 kg. It is 5 meter per second square. तो न्यूमेरिकल तो हम सॉल्व करते चले गए और हमने रिटार्डेशन फाइंड कर लिया कि ये रिटार्डेशन आएगा. लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें बिना न्यूमेरिकल वैल्यूज के, अगर हम रिटार्डेशन फाइंड करें, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन Fk, और ये है mg नॉर्मल रिएक्शन. यहीं से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज Fk बाय m. ये आ जाएगा म्यू जी. आप चाहें तो ये लर्न कर सकते हैं. सिंपल केसेस में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो रिटार्डेशन आएगा फ्रिक्शन की वजह से, दैट विल बी म्यू जी. और सिंपल केसेस से मेरा मतलब है कि इस पे और कोई फोर्स नहीं होना चाहिए. अगर सपोज कोई फोर्स आता है जो नॉर्मल रिएक्शन को बदल देगा, तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगी तो फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगा, फिर रिटार्डेशन म्यूजी नहीं आएगा. तो रिटार्डेशन म्यूजी जब आता है जब बॉडी स्लाइड कर रही है और कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है बॉडी के ऊपर, स्लाइड कर रही है, mg लगा हुआ है, फ्रिक्शन लगा हुआ है. एनीवेज म्यू की वैल्यू यहां 0.5 है और g10 वही 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा जो हमने भी फाइंड किया था. नाउ वी हैव गॉट द रिटार्डेशन 5 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. वी कैन फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस. स्टॉपिंग डिस्टेंस, और ये आपको याद होगा, इट इज v स्क्वायर बाय 2a. अगर a रिटार्डेशन है, इनिशियल वेलोसिटी v है, तो बॉडी का ये स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है. और अगर याद भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. यू कैन यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s. तो यहां फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी u माइनस 2a s माइनस 4 रिटार्डेशन, तो s आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2a. हियर इनिशियल वेलोसिटी इज 10 और a इज 5, therefore it is 10 meters. Another example where kinetic friction is used is this.
सपोज ये एक बॉडी स्लाइड कर रही है इंक्लाइन प्लेन पे, it is sliding, you are given the coefficient of friction mu, the body is sliding. जब बॉडी स्लाइड कर रही है तो ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन लगा हुआ है, और आपको जो म्यू गिवन है इट विल बी अंडरस्टूड टू बी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. अब इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पे, आप यहां वो फोर्सेस बना सकते हैं, mg sin थीटा, काइनेटिक फ्रिक्शन F के, नॉर्मल रिएक्शन, और mg cos थीटा. ये फोर्सेस तो बैलेंस करेंगे और इनसे रिजल्टेंट फोर्स आएगा, यानी mg sin थीटा माइनस Fk इज इक्वल टू ma, और इस Fk की वैल्यू होगी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos थीटा. तो यहां Fk की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा. दिस mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma. ए हुआ g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा. दिस इज द एक्सेलरेशन व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा. इसे आप कुछ कुछ ऐसे याद कर सकते हैं कि ड्राइविंग फोर्स तो mg sin थीटा है, तो इससे g sin थीटा आएगा, और ये रिटार्डिंग फोर्स जो है इसमें वो फ्रिक्शन है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन है mg cos थीटा, तो माइनस mg cos थीटा इंटू म्यू. तो mg तो कॉमन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन जब फाइंड करते हैं m से डिवाइड भी कर देते हैं, तो g कॉमन sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा. तो ड्राइविंग फोर्स तो हो गया, ड्राइविंग फोर्स से आया g sin थीटा और फ्रिक्शन से आया म्यू g cos थीटा. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑन द इंक्लाइन प्लेन. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है कि एक बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करती है, इफ द सरफेस इज स्मूथ, सपोज इट टेक्स टाइम t to slide down the plane. For example, this distance is s and it takes time t. When the surface is smooth, when this surface is rough, the time taken by the body to slide down the same surface is n times nt. तो इस केस में जो टाइम लग रहा है वो t लगा है, और इस केस में जो टाइम लग रहा है दैट इज n टाइम्स t. तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने को आता है इन टर्म्स ऑफ n एंड थीटा. क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? जब स्मूथ सरफेस है, टाइम लग रहा है t, रफ सरफेस है तो टाइम लग रहा है nt, सेम डिस्टेंस कवर करने में. तो केस 1 हम अगर देखें, इनिशियल लॉस इज 0, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज s, टाइम इज t, एंड एक्सेलरेशन इन दिस केस विल बी हाउ मच? देखो mg sin थीटा ड्राइविंग फोर्स है, तो g sin थीटा इज द एक्सेलरेशन. तो केस 1 में s इज इक्वल टू ut, u इज 0, देयरफॉर ut will be 0, half at square. a is the acceleration. इस एक्सेलरेशन को मैंने a1 लिख लिया. a1 की वैल्यू हमारे पास है, इट इज g sin थीटा. वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस a1. सेकेंड केस, जब रफ सरफेस है, s is equal to half a2 t square, and here the time is n times, that means nt square. That means n square into half a2 t square. And this a2 जैसे हमने अभी फाइंड किया था
इंक्लाइन प्लेन पे जब बॉडी रफ सरफेस पे स्लाइड करती है तो g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज द एक्सेलरेशन। अब ये दोनों वैल्यूज s की हम इक्वेट कर देंगे और वहां से रिलेशन आ जाएगा। वी कैन फाइंड म्यू। एक बार फिर देख लो क्या किया इसमें, सिंपल है। पहले ये स्मूथ सरफेस है तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाया एंड द एक्सेलरेशन इज a1 एंड इन द सेकेंड केस द सरफेस इज रफ, द एक्सेलरेशन इज g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और यहां टाइम, इन दिस केस द टाइम इज nt। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। नाउ वील इक्वेट देम। दोनों केसेस से s की वैल्यूज आ गई। एक से आया हाफ a1 टी स्क्वायर एंड सेकेंड केस में हाफ a2 इंटू एन स्क्वायर टी स्क्वायर। हाफ दोनों तरफ कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल। a1 की वैल्यू हमने पुट की g साइन थीटा और a2 एन स्क्वायर इंटू a2 इज g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। g दोनों तरफ कैंसिल हुआ। वी कैन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, साइन वाली टर्म्स एक तरफ और ये एक साइड में ले आएंगे। म्यू इंटू एन स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा। इस टर्म को मैं साइड में लाया हूं और साइन थीटा को उस तरफ। तो म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन थीटा। अब ये कॉस इस साइड में ले जाएंगे और एन स्क्वायर को भी, तो म्यू विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर एंड साइन अपॉन कॉस विल बिकम टेन थीटा। इसको नॉर्मली इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर एक इंक्लाइन सरफेस पे कोई बॉडी स्मूथ होने के केस में स्लाइड करती है, टाइम t लगता है, और रफ होने के केस में स्लाइड करती है ऑन द सेम सरफेस, टाइम n टाइम्स लगता है, देन म्यू इज 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर इनटू टेन थीटा। तो इसको नोट कर लो। आई थिंक स्टेप्स डिफिकल्ट नहीं है। आप एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज कर रहे हैं दोनों बार, एक बार टाइम t है, एक बार एन टी। एक्सेलरेशन एक बार g साइन थीटा और दूसरे बार g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। उसके बाद तो ये रीअरेंज किया है। आप इसको एक फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी रखी हुई है और एक बॉडी वर्टिकली सस्पेंडेड है। Let it is 2 kg and this is 8 kg and you are given the coefficient of kinetic and static frictions to be this. Now you are required to find the acceleration of the system and tension of the system. यानी स्ट्रिंग में जो टेंशन है ये फाइंड करनी है। तो आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना होगा कि बॉडी स्लाइड भी करेगी या नहीं। तो उसके लिए आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करेंगे FL। अब ये FL कैलकुलेट करना आई थिंक डिफिकल्ट नहीं है। दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस विल बी द वेट ऑफ द बॉडी। हियर इज द टेंशन, वन टेंशन इज दिस, 2G इज दिस। These are the forces on the system। तो इस 8 kg ब्लॉक के लिए हम FL कैलकुलेट करते हैं। म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एस। नॉर्मल रिएक्शन इज mg। FL, म्यू एस इज 0.5, m is 8, g is 10, it is 40। It means that this friction may be up to 40। इसका ये मतलब नहीं कि 40 न्यूटन लगा है, 40 न्यूटन तक ये लग सकता है। FK भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
Fk is mu k into mg, that is 8g. Mu k is 0.4, 8 into 10, it is 32 न्यूटन. बॉडी स्लाइड करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा 32. इफ इट इज नॉट स्लाइडिंग देन द फ्रिक्शन मे बी अप टू 40. अब हम देखते हैं ड्राइविंग फोर्स. यहां से चेक करते हैं जो ड्राइविंग फोर्स है जो बॉडीज को चलाना चाह रहा है, दैट इज दिस mg, दैट इज 2g, 20 न्यूटन. ड्राइविंग फोर्स is equal to 2g, that is 20 न्यूटन. और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 40 न्यूटन. दैट मीन्स दिस ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन FL. Therefore, the system will not move. ये सिस्टम मूव नहीं करेगा, और जब मूव नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन इज 0. एंड व्हाट अबाउट टेंशन? क्योंकि मूव नहीं कर रहा है तो एवरी बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. हियर द टेंशन विल बैलेंस द वेट ऑफ द ब्लॉक. T will be equal to 2g, that is 20 Newton. Also, if we are required to find the friction, what is the value of the frictional force? यहां हमने ये कंफर्म कर लिया कि बॉडी मूव नहीं करेगी, तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू द रिक्वायरमेंट. दैट मीन्स ये बॉडी रुकी हुई है, टेंशन इस पे लगा हुआ है, इस टी को ये फ्रिक्शन बैलेंस करेगा. तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी टी के इक्वल, और टी है 20 न्यूटन. इट विल नॉट बी मैक्सिमम फ्रिक्शन, इट इज नॉट 40, इट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. नाउ सपोज इस ब्लॉक का मास 6 kg ले लिया हमने, 6 kg. एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, ये ब्लॉक 6 kg है, ये 8 kg, यहां फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक या काइनेटिक जो भी होगा, ये टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, इट इज इट्स वेट 8g. यहां चीजें नहीं बदली, तो अब FL और FK हमारे पास है. ये नेक्स्ट एग्जांपल है. FL इज 40 न्यूटन एंड FK इज 32 न्यूटन. अब हम देखते हैं ड्राइविंग फोर्स क्या है. इट इज 6g. ड्राइविंग फोर्स इज 6g. It is 60 Newton and it is greater than the limiting friction. ये फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से भी ग्रेटर है जो कि 40 न्यूटन है. Therefore, the system will move. और जब ये सिस्टम मूव करेगा तो अब वो इक्वेशंस आप लगा सकते हो. इसमें 6g डाउनवर्ड फोर्स, टेंशन T अपवर्ड, तो नेट फोर्स इज 6g माइनस T इज इक्वल टू 6a. दिस इज इक्वेशन 1. Second equation, for this block tension is towards right and friction is in backward direction. Because the block is moving, the friction will be kinetic. Therefore, for 8 kg block, the equation will be T minus Fk equal to m into a. T find करना है हमें. Fk we have calculated it to be 32 Newton. Mass is 8 and A is to be found. This is the equation for the second block. और फर्स्ट ब्लॉक वाली इक्वेशन थी 6g माइनस T इक्वल टू
6a, आप इसमें g की वैल्यू डाल सकते हो 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6a। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, t कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 60 माइनस 32 28 एंड इट इज 14a। a is 2 meter per second square. So this is the acceleration of the system, and now we can also find the tension putting the value of acceleration in either equation. From this, t is 32 plus 8a, and the value of a is 2. It is 48 Newton. तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, फ्रिक्शन के क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक कर लो कितना है, और फिर देख लो कि बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। इफ द ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फोर्स, द बॉडी विल नॉट मूव एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू द ड्राइविंग फोर्स। तो ये पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रिक्शन से रिलेटेड। ड्राइविंग फोर्स अगर फ्रिक्शन से ग्रेटर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो बॉडी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। और जब ये मूव नहीं करेगी, देन दिस फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू द ड्राइविंग फोर्स। और अगर ये स्टार्ट कर जाती मूव करना, दैट मीन्स ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, तब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो इस तरह से हम काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज करते हैं क्वेश्चन में। एक और चेंज करते हैं हम इस क्वेश्चन में। अगर सपोज यहां दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, और ये एक सस्पेंडेड ब्लॉक है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इनकी नेमिंग हमने कर दी ए बी सी। आपको म्यू एस और म्यू के गिवन है 0.5, 0.4 एंड दिस इज 10 kg, दिस इज 6 kg. Now you are required to find the value of the mass of the block C so that the system may remain at rest. यानी ये चले नहीं, इसे रोके रखना है, तो कितना मास C का होना चाहिए ये पता करना है हमें। तो उसके लिए मैं ये लिख देता हूं, फाइंड मिनिमम मास ऑफ C so that the blocks do not move. मिनिमम मास बताना है हमें सी का, क्योंकि अगर किसी वैल्यू से रुक जाता है और हैवी मास रखने से तो रुक ही जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से। अब हम पहले ये ड्राइविंग फोर्स देख लें, 10G, यहां टेंशन, यहां टेंशन, और यहां पे फ्रिक्शन लगा हुआ है। ये दोनों बॉडीज एक साथ हैं, तो इनका टोटल वेट हम कंसीडर करें इस 6 kg, और ये जो ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, इनको एक बॉडी मैंने बना लिया। सरफेस से ये नॉर्मल रिएक्शन आया दोनों पे, और दोनों का वेट इट विल बी 6 प्लस मास ऑफ C इंटू G। तो क्योंकि ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो N विल बी इक्वल टू 6 प्लस मास ऑफ C इंटू G। ये तो हुई नॉर्मल रिएक्शन की बात। यहां से हम फ्रिक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी म्यू एस, दैट इज 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर ये टेंशन इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, या एटलीस्ट ये मैक्सिमम इसके इक्वल है, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो बॉडी के मूव ना करने की कंडीशन है T मस्ट बी लेस देन इक्वल टू FL, और T हम यहां से देखें इक्विलिब्रियम में T होगा 10G के इक्वल। T इज इक्वल टू 10G, therefore this 10G will be less than equal to FL and FL is 0.5 N. हम ये 10 इंटू G
लेस देन इक्वल टू 0.5 इंटू एन की वैल्यू पुट कर दें, एन वॉज 6 प्लस MC इंटू जी, इट विल बी 6 प्लस MC इंटू जी। जी दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो MC के लिए सॉल्व करें, इट विल बी 20 लेस देन और इक्वल टू 6 प्लस MC, so MC will be greater than or equal to 14. So mass of this block C must be greater than or equal to 14. Therefore, minimum value of the mass of this block is 14 kg. इससे ज्यादा या एटलीस्ट इतना होना चाहिए तभी ये बॉडी चलेगी. If this mass is less than this, the body will not, the system will move if this mass is less than this. इससे ग्रेटर होगा तो सिस्टम मूव नहीं करेगा, और इससे कम मास होगा तो सिस्टम मूव कर जाएगा. तो मिनिमम मास ऑफ द ब्लॉक C has to be 14 kg so that the two blocks or the three blocks do not move. Now इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अगर C ब्लॉक को हटा दें सडनली, नेक्स्ट इफ block C is suddenly removed, find acceleration of the blocks. अब क्या होगा जब हम ब्लॉक C को हटा देंगे? तो अब सिचुएशन हो गई ये. इसमें जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, वो फ्रिक्शन को पहले ही जितना ले लेंगे. दैट विल बी एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि जैसे आपने ब्लॉक C को हटाया, अब ये ब्लॉक B बचा यहां पे, और इसी की वजह से फ्रिक्शन आएगा. तो देयर विल बी न्यू वैल्यू ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. न्यू स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी mu into normal reaction in this new situation, and this is 6G. Mu s is 0.5 into 6G, it is 3G. मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 3G न्यूटन आ गया, और ये ड्राइविंग फोर्स यहां पे कितना होगा? ये ब्लॉक का मास 10 है, 10 kg, तो ये 10G न्यूटन हुआ. अगर सिस्टम रुका रहता है तो 10G टेंशन के इक्वल होगा, और ये टेंशन फ्रिक्शन के अगेंस्ट आएगी. फ्रिक्शन 3G के इक्वल है और ये टेंशन 10G होगा उस केस में. दैट मीन्स ये 10G ग्रेटर है और ये फ्रिक्शन से ज्यादा होने की वजह से सिस्टम मूव करेगा. और जब ये मूव करेगा सिस्टम, तो इक्वेशन इसके लिए बन गई T माइनस फ्रिक्शन. अब पॉइंट ये है कि क्योंकि ड्राइविंग फोर्स, दैट मीन्स दिस 10G इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द बॉडी स्लाइड्स, देयरफॉर काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट. इट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन. तो देखो इसमें ये थोड़ा सा चेंज करते ही काफी चीजें बदल गई. और नॉर्मली ये मिस्टेक्स होती हैं क्वेश्चंस में कि पहले एक सिचुएशन दी और उसमें कुछ चेंज कर दिया, तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स ले लेते हैं, वो गलत है. जैसे इसमें हम फ्रिक्शन अगर पहले ही वाला यूज कर लेंगे फ्रिक्शन, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज हो गई, अब फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगा. एंड नॉट ओनली दिस, कि अब की बार जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हुआ, और जो ड्राइविंग फोर्स है वो ग्रेटर देन फ्रिक्शन है, और बॉडी मूव करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा. तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन लेना है. म्यू के की वैल्यू 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन 6G, इट इज 2.4G. तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन 2.4G है, तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी T माइनस एफ के, दैट इज 2.4G, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. इट्स मास इज 6 A. और दूसरे वाले ब्लॉक के लिए 10G माइनस T इसे इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10A. अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. T से T कैंसिल, ये सिंप्लीफाई किया, इट इज 7.6G
16A, A की वैल्यू आ गई 7.6 G डिवाइड बाय 16, 76 by 16. You can simplify it. It is 4.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया. टेंशन भी हम इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं. टेंशन इस इक्वेशन से आ जाएगी 10 इंटू जी माइनस ए. जी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 4.75. You can solve it. It will be how much? It will be 5.25 into 10, 52.5 न्यूटन. इस तरह से हम ये टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं. तो काइनेटिक फ्रिक्शन का ऊपर ये हमने कुछ एग्जांपल्स किए. अभी और एग्जांपल्स लेने हमें.